हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएमपीसी 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी चैनल पर एमएमपीसी 5 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी ज़रूर देखना। ये सभी एमएमपीसी 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोज़ ही है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका यूज़ किसी क्लेम या अजम्पशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब रिसर्चर किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई अजम्पशन बनाता है तो उस अजम्पशन को सैंपल डेटा की हेल्प से टेस्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कंपनी क्लेम करती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ एवरेज 8 घंटे काम करते हैं। तो रिसर्चर सैंपल डेटा कलेक्ट करके चेक करेगा कि ये क्लेम सच है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप तो होता है फॉर्म्युलेट दी हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बनाई जाती है। देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो हाइपोथेसिस बनाई जाती है। पहली तो होती है नल हाइपोथेसिस एंड दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है। इसमें जनरली ये माना जाता है कि कोई डिफरेंस या कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिसर्चर का एक्चुअल क्लेम होता है। मतलब इसमें माना जाता है कि डिफरेंस या इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ये क्लेम करती है कि हमारी एवरेज सैलरी ₹50,000 है। ठीक है, तो H0 तो क्या होगी कि एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 50,000 एंड H1 होगी कि एवरेज सैलरी इज नॉट इक्वल टू 50,000। मतलब नल हाइपोथेसिस तो कहेगी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर ये क्लेम करता है कि मतलब H1 में कि एवरेज सैलरी 50,000 की इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ तो लेस देन हो सकती है, मोर देन हो सकती है, बट इक्वल नहीं है। मतलब डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बनाई जाती है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो स्टेप 1 तो ये होता है। उसके बाद स्टेप 2 होता है सेलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल। अब रिसर्चर सिग्निफिकेंस लेवल चूज करता है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? देखो, सिग्निफिकेंस लेवल ये बताता है कि रिसर्चर कितना रिस्क लेने को रेडी है गलत कंक्लूजन का। मतलब हो सकता है कि रिसर्चर से कुछ मतलब मिस्टेक हो जाए। ठीक है, और वो गलत कोई मतलब कंक्लूजन गलत तरीके से कंक्लूड कर दे। तो सिग्निफिकेंस लेवल चूज किया जाता है कि कितना रिस्क लेने को रिसर्चर रेडी है। जनरली 1% और 5% ही सिग्निफिकेंस लेवल चूज किया जाता है और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 होता है कलेक्ट सैंपल डेटा। मतलब इस स्टेप में पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। रिसर्चर पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। अब ये सैंपल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए एविडेंस प्रोवाइड करता है। मतलब देखो, रिसर्च की क्वालिटी काफ़ी हद तक सैंपल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अब एक रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन में से जब एप्रोप्रिएट सैंपल कलेक्ट करेगा, मतलब जब अच्छा सैंपल कलेक्ट करे जो पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, तो जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे वो भी ट्रू होंगे, रिलायबल होंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में सैंपल डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टेप 4 होता है चूज द एप्रोप्रिएट टेस्ट। मतलब डेटा और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अब सूटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट सेलेक्ट किया जाता है, जैसे जी टेस्ट या टी टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट या फिर अनोवा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस स्टेप में अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट चूज किया जाता है। उसके बाद स्टेप 5 होता है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। मतलब अब सेलेक्टेड स्टैटिस्टिकल टेस्ट की हेल्प से टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और जो वैल्यू डिराइव होती है वो वैल्यू हमें ये बताती है कि ऑब्जर्व रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कितना डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 होता है डिटरमाइन क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू। मतलब अब कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू या फिर पी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है और ये कंपैरिजन हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मतलब एक रिसर्चर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 7 होता है मेक द डिसीजन। मतलब इसमें हम कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। सो देखो, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है।
मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस या रिलेशनशिप प्रेजेंट है, तो इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो इसका क्या मतलब है कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिल पाए हमें। ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं ये नहीं बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही हुआ कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए, मतलब हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो जैसे हमने जी टेस्ट अप्लाई किया था, तो अगर कैलकुलेटेड जी वैल्यू आती है 2.5 और टेबल वैल्यू है 1.96, तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1.96। इसका मतलब यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। और अगर कैलकुलेटेड जी वैल्यू 1.2 है और टेबल वैल्यू 1.96 है, तो 1.2 इज लेस देन 1.96, तो इस केस में भी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है ड्रॉ द कंक्लूजन, मतलब इस स्टेप पे रिसर्चर कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है, प्रैक्टिकल कंक्लूजन लिख देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्चर ये कंक्लूड कर ले कि सैम्पल एविडेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपनी जो क्लेम करी थी कि एवरेज सैलरी 50,000 है, बट ऐसा नहीं है, 50,000 से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, या तो ये कंक्लूड कर लेगा या फिर ये बोल देगा कि सैम्पल एविडेंस सफिशिएंट नहीं है इस क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कभी कभी गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, इन्हीं स्टैटिस्टिकल मतलब इसी गलत डिसीजन को स्टैटिस्टिकल एरर्स बोलते हैं। अब दो मेजर एरर्स होते हैं, एक तो होता है टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। सो देखो टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 1 एरर तब होता है जब रिसर्चर ट्रू नल हाइपोथेसिस को गलती से रिजेक्ट कर देता है, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, सही थी, और रिसर्चर ने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, तब होता है टाइप 1 एरर। मतलब रियलिटी में डिफरेंस नहीं था, लेकिन रिसर्चर ने ये कंक्लूड कर लिया कि डिफरेंस है, तब तो क्या अकर होता है टाइप 1 एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक मेडिसिन एक्चुअली में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रिसर्च रिजल्ट ही कहता है कि मेडिसिन इफेक्टिव है, तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है, इसको अल्फा एरर भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद होता है टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर तब होता है जब रिसर्चर फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करता, मतलब नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, फॉल्स है, उसके बाद भी रिसर्चर उसको रिजेक्ट नहीं करता, तब होता है टाइप 2 एरर। मतलब रियलिटी में डिफरेंस था, लेकिन रिसर्चर ने कंक्लूड कर लिया कि डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अकर होगा टाइप 2 एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वो मेडिसिन एक्चुअली में इफेक्टिव है, बट रिसर्चर या रिसर्च की स्टडी ये कंक्लूड करती है कि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे अगर हो गया टाइप 2 एरर। अब इसको बीटा एरर भी बोलते हैं। ठीक है, सो एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। देखो टाइप 1 एरर तब अकर होगा जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये हाइपोथेसिस सही थी उसके बाद भी हमने रिजेक्ट कर दिया, तो दिस इज फॉल्स अलार्म। ठीक है, तो दिस इज टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर का मतलब क्या है कि हमने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब हाइपोथेसिस गलत थी, हमें रिजेक्ट करना चाहिए था, बट फिर भी हमने रिजेक्ट नहीं किया, सो दिस इज मिस्ड डिटेक्शन, दैट इज टाइप 2 एरर। ओके, एंड टाइप 1 एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड टाइप 2 एरर को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देखो रिसर्चर्स इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो सबसे पहले तो है एडिक्वेट सैम्पल साइज चूज करना। मतलब सैम्पल साइज जितना एडिक्वेट होगा, जितना बेटर और लार्जर सैम्पल होगा, उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तभी हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, और एरर्स भी कम होंगे। सेकेंड होता है प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन, मतलब रिसर्च प्रोसेस भी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, देन रिलायबल डेटा कलेक्शन, मतलब एक्यूरेट डेटा एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो डेटा कलेक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस लेवल, मीन्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सूटेबल सिग्निफिकेंस लेवल भी चूज किया जाना चाहिए। देन इंक्रीज स्टैटिस्टिकल पावर, मतलब जितनी ज़्यादा स्टैटिस्टिकल पावर होगी उतनी उतनी उससे क्या होगा, टाइप 2 एरर रिड्यूस होगा। ओके, सो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिस मेथड से मतलब जिन मेथड्स की के थ्रू रिसर्चर्स इन एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। ओके, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। देखो वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, तो देखो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नेचर पे डिपेंड करते हैं।
अब वन टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है? वन टेल टेस्ट तब यूज़ होता है जब रिसर्चर को डायरेक्शन पहले से पता हो। मतलब रिसर्चर स्पेसिफिकली ये चेक कर रहा हो कि या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे रिसर्चर ये क्लेम करता है कि न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है? तो इसमें हाइपोथेसिस क्या होगी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से, ठीक है? तो यहाँ रिसर्चर सिर्फ इंक्रीज को चेक कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये वन टेल टेस्ट हो गए। अब वन टेल टेस्ट भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो राइट टेल्ड या फिर लेफ्ट टेल्ड। राइट टेल्ड का मतलब क्या है? जब हम ग्रेटर देन को, मतलब जब एक रिसर्चर ग्रेटर देन को चेक करे या टेस्ट करे। और लेफ्ट टेल टेस्ट का क्या हो जाएगा? मतलब जब लेस देन को चेक करे, ठीक है? ऐसे फिर होते हैं टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट तब यूज होता है जब रिसर्चर सिर्फ डिफरेंस चेक करना चाहता है, मतलब उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो रिसर्चर ये चेक करना चाहता है कि न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है? मतलब इसमें रिसर्चर ये चेक नहीं कर रहा कि प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिकली इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं, ठीक है? मतलब इसलिए इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर की जाती है ये जानने के लिए कि प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है या नहीं, इसलिए ये टू टेल टेस्ट होते हैं। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।